12 नंबर ऐसा है कि देखो ये गाड़ी था और इस गाड़ी में एक स्लॉट है सेंटर में, सेंटर पर है ये। इसका भी अपना कुछ मास है और एक बॉल लटका हुआ है यहाँ पर, इस बॉल में भी कुछ मास है और ये जो लटका हुआ है इस स्लॉट से कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस गिवन है कितना, L है गिवन। अब इसको जला दिया या काट दिया इसको धागा को, तो ये बॉल गिरेगा यहाँ और गिर के कुदकते कुदकते इसमें जाएगा। तब तक ये गाड़ी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ ये फाइंड करना है। ये बॉल जब जाएगा इसमें तो गाड़ी किधर डिस्प्लेस्ड होगा, आगे के पीछे, पीछे। आप बोट है, आप आगे चलते तो बोट पीछे जाता है ना। नहीं ये बात नहीं पता है तो आ जाता है, x का वैल्यू प्लस माइनस से पता चल जाता है क्या होगा। तो एक काम करो, इसको ओरिजिन मान लो आप। तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट, हाँ तो क्या हुआ, ये बॉल इस पर लगाएगा, ये बॉल पर लगाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आपके पूरे सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है। fx0 से क्या होता है, पी एक्स कांस्टेंट पूरे सिस्टम का या सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम का या सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट इज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। और इनिशियली सब कुछ तो रेस्ट में है, बॉल भी रेस्ट में है, गाड़ी भी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0, तो अभी भी फाइनल वेलोसिटी कितना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोले थे ना बार बार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक छोटा सा देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, तो लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और कभी कभी ऐसा है कि फोर्स 0 नहीं है लेकिन उस फोर्स का कोई कंपोनेंट 0, अभी वही बात है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सिस्टम पर। देखो ये बॉल इस पर लगाया या ये जो बॉल, तो इंटरनल फोर्स हुआ। एक्सटर्नल फोर्स में ये टाइड है ना, ये जब इस पर जंप करेगा तो ये नीचे दबे उबेगा ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg तो एक्ट कर रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन सब भी एक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा आपके सिस्टम पर। ये एक बात इसमें बोल रहा होगा आपका क्वेश्चन में। देखो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है ये, किस पर, फ्रिक्शनलेस, रफ सरफेस, स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। रफ होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता, तो वो बोल दिया नहीं है fx0। तो इससे ये कंसेप्ट आया। अब इसका यूज करेंगे VCM0। VCM0 का मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0, x डायरेक्शन का यदि वेलोसिटी 0 है, यानी x डायरेक्ट dx बाई dt, dx cm बाई dt 0 है नहीं, यानी x cm क्या है, कांस्टेंट है, यानी xi बराबर xf। तो अब यही काम करेंगे हम लोग, xi निकालेंगे, xf निकालेंगे। तो हम लोग इसको ओरिजिन मान लेते हैं, मान लो। तो इसको ओरिजिन मानोगे तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल x कोऑर्डिनेट इसका, ये तो y एक्सिस पर है ना, इधर ओरिजिन मान लिया, यहाँ पर इधर x एक्सिस मान लिया, इसी को y एक्सिस मान लिया। तो इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 ना इस ब्लॉक का, तो y कोऑर्डिनेट 0 नहीं, x कोऑर्डिनेट 0। इसका क्या, कौन कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0, तो m इंटू कितना प्लस। अब आ जाओ, ये गाड़ी का भी सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, तो गाड़ी का सेंटर ऑफ मास उसका अपना मिड पॉइंट पर होगा, यानी इसका सेंटर कैपिटल M यहां है, यहां पर कैपिटल M यहां पर है, यानी इस कैपिटल M का x कोऑर्डिनेट L है, कैपिटल M का सेंटरे पर होता है ना सेंटर ऑफ मास जनरली, और ये स्लॉट भी सेंटरे पर है, तो स्लॉट का जो दूरी होगा वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा ना। तो
कैपिटल एम इंटू एल बाई एम प्लस कैपिटल एम, ये हुआ इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, जब ये बॉल यहां आ जाएगा तब तक गाड़ी आपका पीछे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो गाड़ी जब पीछे डिस्प्ले, मान लो इतना अमाउंट से गाड़ी आपका डिस्प्लेस्ड हो गया, तो स्लॉटो तो उतने ही अमाउंट से ना पीछे आया होगा। ये यदि एक्स अमाउंट से पीछे आया तो स्लॉट भी एक्स अमाउंट से ना पीछे आया होगा। अब स्लॉट का दूरी कितना होगा? माइनस एल माइनस एक्स। कितना? ये दूरी कितना? एल माइनस एक्स ना होगा। पहले ओरिजिन से एल दूरी पर था और गाड़ी एक्स अमाउंट से पीछे है तो स्लॉट भी एक्स अमाउंट से पीछे। तो अब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया। बॉल भी इसी के अंदर ना गया गिरते गिरते, नहीं, बॉल भी तो इसी में, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ सेंटर ऑफ मास का, वो m गुने एल माइनस एक्स प्लस कैपिटल एम गुने एल माइनस एक्स बाई एम प्लस कैपिटल एम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना? एल माइनस एक्स। अब चूंकि ये कंसेप्ट पीछे डिराइव किए हुए हो एक्स आई बराबर एक्स एफ, यानी एम एल कैपिटल एम एल बाई एम प्लस कैपिटल एम बराबर एल माइनस एक्स। इसलिए x बराबर कितना? x बराबर एल माइनस कैपिटल एम एल बाई एम प्लस एम, यानी ये स्मॉल एम एल बाई एम प्लस एम। ये आंसर हुआ। नहीं, उतारिए। ये सब क्वेश्चन का एक वो यही वेराइटी है कि ये बैलून था, इसका अपना कुछ मास है एस कैपिटल एम, और एक धागा है, इस धागा से बंदर लटका हुआ है स्मॉल एम मास का, इसके बीच का लेंथ गिवन है। अब पूरा सिस्टम बोल रहा है कि रेस्ट में है इस एटमॉस्फेयर में, पूरा होल सिस्टम इज इन रेस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर। क्यों रेस्ट में होगा? mg तो लग ही रहा होगा, फिर भी रेस्ट में क्यों है? कोई फोर्स होगा जो ऊपर लग रहा है, बॉयंसी फोर्स। बैलून के अंदर जो गैस होगा बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा, तो वो दोनों बैलेंस कर दिया। यानी आपके सिस्टम पर इस दिशा में नेट फोर्स क्या है? 0 है, Fy 0 है। इसलिए Py सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट में जो इनिशियल है, इनिशियली तो दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या? ये कांस्टेंसी का तो मतलब ये कि इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0। Vy 0 मतलब dy/cm बाई dt 0, दैट इज क्या? ycm कांस्टेंट, यानी yi बराबर yf। ये आपका टूल्स है। अब आपका यहाँ पर ओरिजिन मान लो बंदर के पास, इधर y एक्सिस मान लिया, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना? कैपिटल M गुने L प्लस स्मॉल m गुने 0, ये तो ओरिजिन पर है ना, बाई टोटल मास, ये इनिशियल y कोऑर्डिनेट। और बोल रहा है कि ये बंदर इस पर चढ़ते चढ़ते बैलून के पास चल जाता है, तो बैलून कितना नीचे खिसका, है ना? तो बैलून कितना नीचे खिसका, तो उसके लिए मान लो बैलून यहां आ गया, बंदर भी यहीं आ गया। ये बैलून सपोज करो स्मॉल y दूरी नीचे आया, तो अब ये ओरिजिन से कितना हाइट ऊपर रहा? L माइनस वाई, दोनों एक जगह आ गया ना। बैलून नीचे आ गया, बंदर बैलून के पास चला गया, तब तक मान लिया बैलून y डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस हुआ, तो अब तो दोनों का y कोऑर्डिनेट इतना ही रहेगा ना। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वो एस कैपिटल M में भी L माइनस वाई करोगे आप, प्लस स्मॉल m में भी L माइनस वाई बाई m प्लस m, दैट इज L माइनस वाई। फिर दोनों को इक्वेट करना, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उतारिए। शुरुआत से समझाइए ना ये कंसेप्ट। एक बार बताइए
देखा जाता है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है, और है तो किस दिशा का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसी दिशा का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, नहीं जीरो नहीं कांस्टेंट होगा। ये कंसेप्ट पीछे पिछला क्लास वाला लेक्चर को देखना। अभी हम क्या देखा कि हमारे सिस्टम पर वाई डायरेक्शन पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो रेस्ट में कब होगा? जब वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स, इसलिए वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट करवाया, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कितना? क्यों? क्योंकि इनिशियली वो ये बॉडी भी रुकल है, वो बॉडी भी रुकल है, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्टे में होगा। यूरेनियम न्यूक्लियस है और इनिशियली वो रेस्ट में था और वो इमिट करता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, सुने होंगे रेडियो एक्टिव डीके, मतलब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उससे अपने आप इनविजिबल रे निकलता है। तो अल्फा बीटा गामा रे निकलता है ना, तो वो यूरेनियम रुका हुआ था और वो एक पार्टिकल एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया उससे इतना मीटर पर सेकेंड से। तो कैलकुलेट रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेसिड्यूल न्यूक्लियस थोरियम assuming that the mass of nucleus is proportional to mass number। यूरेनियम इनिशियली रेस्ट में है और उससे अल्फा पार्टिकल इमिट किया, तो जो बचा थोरियम बचा, उसका रिक्वायर्ड स्पीड पूछा जा रहा है। कोई एक बॉडी दो बॉडी में टूटता है, यदि दो पार्टिकल में, यूरेनियम ये रेस्ट में था इनिशियली रेस्ट में, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो थोरियम बचा। ये 238 है यूरेनियम का मास नंबर, कितना? 238। तो अल्फा पार्टिकल एक तरह से हीलियम न्यूक्लियस होता है, मास नंबर 4, और थोरियम कितना बचेगा? 234। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको v अल्फा, ये 1.4 इंटू 10 टू दी पावर समथिंग 7 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। गन उनसे बुलेट निकलता है तो गन भी पीछे ना, वो रिक्वायर्ड स्पीड हुआ गन का। तो इसका यदि हम लोग मैथमेटिक्स की बात बाद में है, लॉजिकली गौर करो तो ये रिक्वायर किस दिशा में करेगा? जस्ट अपोजिट। अब मान लो ये भी नहीं पता आपको कि किस दिशा में रिक्वायर करेगा, तो आप वेक्टर फॉर्म में बात करो। तो सुनो, यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सब भी जो होता है वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स के चलते होता है। एक्सटर्नल फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं। न्यूक्लियर प्रोसेस है ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। आप बाहर से कितनो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा घटा उठा दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। सब सुने होंगे केमिस्ट्री में भी कि न्यूक्लियर प्रोसेस ये अल्फा बीटा पार्टिकल का इमिशन ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल फैक्टर इस पर इफेक्ट नहीं है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा होगा यदि इस सिस्टम पर, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, लग रहा है, लेकिन चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोसेस है तो एक्सटर्नल फोर्स को यहां क्या मानेंगे? जीरो। नहीं समझे बात? क्योंकि यहां दो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स होगा और एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होगा एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में कि उस जगह एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग निग्लिजिबल मान लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फोर्स, इसको निग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है। तो एटॉमिक फेनोमेना कोई भी हो ना, ब्लास्ट टू लास्ट वाली बात हो, बम उम का ब्लास्ट होना, तो उस जगह एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एक्ट करता है, वहां पर एक्सटर्नल को निग्लिजिबल मान के चलना होगा आपको। और निग्लिजिबल मानेंगे तो क्लियरली तब फिर सिस्टम का मोमेंटम। अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो सब डायरेक्शन में,
सब डायरेक्शन में, इसलिए वेक्टर फॉर्म में जीरो करेंगे इसको, है ना, सब डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसलिए वेक्टोरियली जीरो करना। इसलिए मोमेंटम भी जो कांस्टेंट होगा वो वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट करवाना, सब डायरेक्शन में कांस्टेंट करवाना। इसलिए वेक्टर VCM कांस्टेंट, और इनिशियली होल सिस्टम रेस्ट में था तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, यानी dRCM/dt जीरो। देखो वहां कोऑर्डिनेट फॉर्म में बात कर रहे थे, यहाँ वेक्टर फॉर्म में सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, यानी RCM कांस्टेंट नहीं। खैर यहां पर तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी पूछा है ना आपको, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। इससे मतलब है P कांस्टेंट, मतलब PI बराबर PF। दूसरा कलम ला तो ब्लैक इंक वाला, हमारा माइक लगा हुआ है, हम ले जा सकते हैं उधर, दूसरा मार्कर लो। तो एटॉमिक फेनोमेना सब में मोमेंटम कंजर्वेशन करवा सकते हो आप, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद भी। हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तभी ये करवाना, लेकिन ये चीज एटॉमिक प्रोसेस में वैलिड नहीं होता है। एटॉमिक प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद भी मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों? क्योंकि वहां पर एटॉमिक प्रोसेस में दो फोर्स, एक इंटरनल फोर्स होता है और उस समय एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स के चलते वो एटॉमिक प्रोसेस होता है और वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन ये होता है कि आपने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स लगे तो नहीं करवाना मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फिर यहां क्यों, लेकिन लगता है उसको निग्लिजिबल माना जाता है। तो PI बराबर PF, तो पता नहीं थोरियम का किधर मोमेंटम है, लेकिन मास थोरियम का मास ऑफ थोरियम इनटू मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इनिशियल हुआ, अब फाइनल, सॉरी ये फाइनल हुआ, इनिशियल कितना था, जीरो, रेस्ट में था इनिशियली ना, इनिशियली होल यूरेन सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। ये फाइनल मोमेंटम है PF, और ये इनिशियल मोमेंटम है आपके सिस्टम का। इनिशियली पूरा यूरेनियम था जो रेस्ट में था, इनिशियल मोमेंटम जीरो। तो यहां से आ गया P थोरियम इक्वल टू माइनस M अल्फा बाई M थोरियम, लाइट, M अल्फा बाई M थोरियम इंटू P अल्फा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करो तो P थोरियम मतलब, ठीक है ना, ये वेलोसिटी पूछाया गया है ना, ये क्या कर रहे हैं, मास से यहां क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मोमेंटम लिखी थी तो मास से क्यों मल्टीप्लाई, वेलोसिटी लिखते तब ना। रुक जाओ, ये है फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, और ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इस P थोरियम को क्या लिखेंगे, मास ऑफ थोरियम इनटू वेलोसिटी ऑफ थोरियम, प्लस P अल्फा को क्या लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा प्लस वेलोसिटी ऑफ अल्फा बराबर जीरो। तो यहां से आ जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ थोरियम, थोरियम का वेलोसिटी M अल्फा बाई M थोरियम इंटू V अल्फा। तो देखो पता चल गया कि थोरियम का जो वेलोसिटी होगा वो अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी का अपोजिट होगा, नहीं, ये भी डायरेक्शनल पता चल गया। यदि अल्फा पार्टिकल को इधर माने हैं तो थोरियम जस्ट उसके अपोजिट रिक्वायल होगा, ये डायरेक्शन भी पता चल रहा है। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करोगे तो ये निगेटिव साइन हटा दो, M अल्फा बाई M थोरियम इंटू V अल्फा। अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU
थोरियम का मास 234 AMU ना, अल्फा का वेलोसिटी 1.4 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व कर लेना, थोरियम का वेलोसिटी आएगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन कोई भी एटॉमिक फेनोमेना में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो माना जाता है, होता नहीं है जीरो, मानना पड़ता है वहां जीरो, उसका इफेक्ट निग्लिजिबल है एक्सटर्नल फोर्स का, यानी वहां पर मेनली मोमेंटम चेंज होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ये यूरेनियम इनिशियली रेस्ट में था, ये टूटा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। सेवेंटीन नंबर में 50 kg का आदमी अर्थ पर मूव कर रहा है 1.8 मीटर पर सेकंड से, तो अर्थ का रिक्वायल स्पीड पूछ रहा है आपको। तो अर्थ और मैन दोनों को सिस्टम के अंदर ले लो, तो सराउंडिंग में यहां अर्थ नहीं रहा, समझे, अर्थ को भी सिस्टम के अंदर ले लीजिए आप, मैन प्लस अर्थ सिस्टम, समझे, तो हो गया दोनों का मोमेंटम। तब अर्थ जो मैन पर लगाएगा, मैन जो अर्थ, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जब अर्थे को अंदर में ले लिए सिस्टम के अंदर, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं। सेवेंटीन नंबर बोले थे ना, इसमें अर्थ है, मैन है, इसको मिला के एक सिस्टम बोलना। ये सिस्टम का नाम देंगे क्या, अर्थ प्लस मैन सिस्टम। तब तो फिर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, पूरे के पूरे वेक्टरे फॉर्म में जीरो, नहीं, बाहर कुछ अब है ही नहीं जो फोर्स लगाएगा इस पर। अर्थ के बाहर तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा एक्सटर्नली, इसलिए मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट। तो फिर वही बात, पी आई बराबर पी एफ करना, इनिशियल मोमेंटम जीरो, सब कुछ रेस्ट में था, अर्थ मैन सब रुका हुआ था, अब मैन चलना स्टार्ट किया तो अर्थ किस स्पीड से रिक्वायल करेगा, तो फाइनल मोमेंटम मास ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू अच्छा। फिर 18 नंबर एक तो देखिए, इसमें एक न्यूट्रिनो पार्टिकल था, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है, और वो रेस्ट में, न्यूट्रॉन था, रेस्ट में था। ये न्यूट्रॉन है, स्पेलिंग न्यूट्रॉन का NU, ठीक है। न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है, इसलिए कंफ्यूज कर, न्यूट्रॉन है और ये रेस्ट में है। अब ये टूटा है तीन पार्टिकल में टूटा है ये, एक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो का ये एक साइन होता है इस तरह से। ये तीन पार्टिकल में टूटा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया हुआ, मोमेंटम दे दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का, और एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम दे दिया है, तो प्रोटॉन का मोमेंटम पूछ रहा है आपसे।
फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन। ए में बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में इजेक्ट हुआ होगा तो इसका मोमेंटम बताने बोला, इसका स्पीड। बी में बोल रहा है जब ये परपेंडिकुलर, इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर, जब ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट हुआ हो, तो इनिशियल मोमेंटम तो अभी भी एक्सटर्नल फोर्स क्या मानोगे? हाँ, कोई भी एटॉमिक फेनोमेना ही हुआ, ये सब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो मानना और मोमेंटम को कांस्टेंट करवाना, यानी कंजर्व करवाना। मोमेंटम कंजर्वेशन भी बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं इस कंसेप्ट को, समझे? और भी एक बात है जो अभी हम नहीं बोले हैं, अभी आगे न्यूमेरिकल आने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, न कि कोई एक पार्टिकल का। कोई एक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज करता है, लेकिन होल सिस्टम का मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होता है यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इससे ये मत समझो कि सिस्टम के अंदर कोई बॉल है, बॉल को दीवार पर टकराया आप, तो बॉल और दीवार के बीच कोलिजन हुआ तो बॉल का मोमेंटम चेंज किया कि नहीं? दीवार का चेंज नहीं हुआ, लेकिन दीवार प्लस ब्लॉक सिस्टम ले तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज ऑलवेज करते रहेगा, होल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करता है। ये पी बराबर पी एफ सिस्टम के अंदर का कोई एक बड़ी पार्टिकल के लिए नहीं बात कर रहे, वो पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं ये, यानी सब पार्टिकल का मोमेंटम का सम ना, एक पार्टिकल के लिए मत समझोगे इसको। पी बराबर पी एफ, तो पी तो जीरो है, इनिशियली ये रेस्ट में है, अब फाइनली बात करो तो फाइनल में एक प्रोटॉन का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, और ये दोनों का डायरेक्शन, ये दोनों मोमेंटम गिवन है और सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मोमेंटम, हाँ, तो इससे पी आई जीरो है तो ये पी एफ दैट इज पी पी प्लस पी ई प्लस पी एंटी न्यूट्रिनो बराबर कितना? जीरो। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल इतना, तो प्रोटॉन का मोमेंटम आ जाएगा माइनस इतना ना, माइनस इतना, यानी इस दोनों के मोमेंटम का ऑपोजिट, दोनों का मोमेंटम सेम है। इस छोड़ दें, हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कर लेना इसका, ये दोनों का सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर एडिशन मत समझो, अलजेब्रिक एडिशन कर लेना, डायरेक्शन सेम है। ये पहला केस था जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा। देखो ये रिजल्ट दोनों में काम देगा। पहला केस करने चले आप कि इफ पी ई इज पैरेलल टू पी एंटी न्यूट्रिनो, तब प्रोटॉन का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्ट इस दोनों के मोमेंटम का सम, दैट इज 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 kg मीटर पर सेकेंड। कितना बोले? 1.4 इंटू पावर माइनस 26 kg मीटर, अब प्लस 6.4 into 10 to the power minus 27 kg मीटर पर सेकंड। तो इसको डायरेक्टे जोड़ दो यदि डायरेक्शन दोनों का सेम है तो। और दूसरा बोल रहा है कि परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या करोगे? तो दूसरा केस, इफ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम परपेंडिकुलर टू एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम, तो उस केस में जो प्रोटॉन का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो रूट पी ई स्क्वायर प्लस पी एंटी न्यूट्रिनो का स्क्वायर प्लस 0। तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना। थीटा की जगह 90, कॉस थीटा की जगह 90, 0, यानी ऐसा है।
मान लो ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ये एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सुनो, डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा, ये दोनों का मोमेंटम पता है आपको। डायरेक्शन में सुनो, इस दोनों के मोमेंटम का जो वेक्टर सम है उसके ऑपोजिट ना, तो इस दोनों का मोमेंटम का वेक्टर सम तो इधर जाएगा क्या, और उसमें इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, कम है। -27, अच्छा इसका ज्यादा है, हाँ तो इसका ज्यादा है, तो जो ये वेक्टर ज्यादा इधर झुकल रहेगा, इसके तरफ, सॉरी इसके तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा ना, ये सब वेक्टर का तो ये हुआ हमारा कौन, ये हुआ Pe प्लस P एंटी न्यूट्रिनो का, और उसी के जस्ट ऑपोजिट लेना है किसका, प्रोटॉन का। नहीं देखो ना यहाँ पर इस वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट लेना है, तो खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तब तो ठीक है, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन भी हो आंसर में, तो आंसर में डायरेक्शन हो तो फिर आपको ये एंगल पता करना पड़ जाएगा। ये एंगल थीटा मान लो, तो टेन थीटा बराबर इतना बाई इतना ना, यानी P एंटी न्यूट्रिनो बाई PE, तो इसी के जस्ट ऑपोजिट है ये, तो फिर इधर एक डायरेक्शन ले लोगे, यदि डायरेक्शन पूछता है तो, और फिर ये एंगल भी इतना ही ऑपोजिट एंगल से, तो डायरेक्शन बता देना। नहीं उतारिए सबको, डायरेक्शन बोल दिया है, खाली मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन टेन थीटा ही में लिखी है सर, तो उसका ना, ये तो उसके ऑपोजिट है ना, हाँ। तो थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और किससे बताओगे, ये वाला थीटा, डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, इस कहो ना, ये P से इतना एंगल बना रहा है, थीटा में पाई जोड़ लेना, और क्या। एक लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशंस होता है, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो m²v²/2m यानी p²/2m, ये रिलेशंस है काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में। एक क्वेश्चन है यहाँ 15 नंबर बना के देखना, ठीक है, हाँ 15 नंबर, 15 हाँ ये बना के देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर। एक आदमी सुनो, एक आदमी कैपिटल H हाइट से स्लिप कर गया छत पर से, ठीक है, इसके हाथ में एक बैग था, इसके हाथ में एक बैग भी था, इसके हाथ में एक बैग भी था, इसका अपना मास कैपिटल M, बैग का अपना मास स्मॉल m, ये स्लिप कर गया, तो ये गिरने लगा, तो अचानक वो जब स्मॉल h हाइट ऊपर था यहाँ, तो वो देखा कि बगल में एक तालाब है, कितना दूरी पर, x दूरी पर एक तालाब है। जब वो स्मॉल h हाइट पर आया तब, मतलब ये पूरा हाइट h है और ये हाइट है स्मॉल h हाइट पर जब वो आया तो एक तालाब देखा x दूरी पर। अब ये जस्ट नीचे गिरेगा तो हार्ड जमीन है यहाँ पर, तो चोट उट लगेगा, चाहेगा हम पानी में गिरे नहीं, इसके लिए क्या किया, इस बैग को पीछे प्रोजेक्ट किया, फेंका, जिससे क्या होगा, उसमें एक रिक्वाइल स्पीड आएगा इस दिशा में ना, इस दिशा में एक रिक्वाइल स्पीड आएगा मैन में, तो हो सकता है वो पॉन्ड में जाके गिरे।
तो किस मिनिमम स्पीड से इस बैग को प्रोजेक्ट करे कि ये पॉन्ड में जाके गिरे, समझे? यस सर। हाँ, अच्छा सर, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो तब तो एयर को धकेलो, एयर को पीछे धकेलो। एयर में थोड़ी स्विम कर सकते हो, पानी में स्विम करता है लोग, इसी कंसेप्ट पर ना। या इतना ना सांस ले लो, फुला लो पेट उठ को कि बॉयंसी फोर्स लगने लगे, या पैराशूट रख लीजिए। चलिए सुनिए, तो किस मिनिमम स्पीड से बैग को प्रोजेक्ट करे? बैग को इधर प्रोजेक्ट करेगा तब ना इसमें रिक्वायर्ड स्पीड इधर आएगा। तो बैग का स्पीड निकालना है भी, मान लीजिए व्हाट, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आप, तो इसमें भी एक रिक्वायर्ड स्पीड आएगा, मान लो v0। इस रिक्वायर्ड स्पीड से वो पाउंड में गिरेगा। तो पहले ये v0 निकाल लो आप पहले। हाँ, पाउंड में गिरने के लिए ये v0 का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? पहले हम लोग क्या करेंगे, ये v0 फाइंड करेंगे। v0 ये कितना हाइट नीचे आना है इसको, लेट रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ मैन इज v0। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ मैन इज v0। तो h हाइट नीचे ड्रॉप करना है, v0 हॉरिजेंटल स्पीड ना आएगा उसमें, रिक्वायर्ड स्पीड कैसा हॉरिजेंटल आएगा। तो यहाँ आना है, x दूरी पर आना है उसको। तो h हाइट नीचे आने वाला, टाइम जानते हो ना, √2h/g। ये टाइम पता है आपको, ये काइनेमेटिक्स में, जब इस दिशा का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, लेकिन इस दिशा में तो इनिशियल वेलोसिटी है, बैग में नहीं है। क्या इस दिशा में इनिशियल वेलोसिटी है ना बैग में? अरे ड्रॉप कर रहा था ना ये, तो यहां आते आते कुछ वेलोसिटी आया था इसमें, तो ये फॉर्मूला टाइम का नहीं ना यूज होगा। तो क्या करें इसके लिए, हमारे बैग में इस दिशा में इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये टाइम यूज नहीं होगा, क्योंकि बैग हैज इनिशियल वेलोसिटी uy, ये 0 नहीं है। ये कितना है? तो ये है आपका uy है आपका √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। कैपिटल H हाइट से ड्रॉप कर रहा था ना यहां से, लेकिन रेस्ट से ड्रॉप हुआ था। तो कोई बॉडी को रेस्ट से ड्रॉप करते हो तो समथिंग हाइट नीचे आने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? √2gh बोलते हो ना, रूट कौन h? कितना नीचे आया वो h, ये h नहीं। हाँ, कितना नीचे आया वो h, ठीक है। यही सब ना कंफ्यूजन होता है, लोग अर्थ से h हाइट से ड्रॉप करता है तो अर्थ तक आने में √2gh, तो लोग ये हाइट समझता है, नहीं समझे बात। रियली में उस फॉर्मूला में जो √2gh लेते हो वो कौन h है? अर्थ से हाइट नहीं, ऊपर से जितना नीचे गिरा वो गिरा है वो। और तो ये है इनिशियल वेलोसिटी। और तो टाइम निकालने के लिए आपको ये ओरिजिन मान लो, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट स्मॉल h, फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना 0, फाइनली बैक को अर्थ पर आ जाना है, फाइनल y कोऑर्डिनेट 0, इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना, यहां से अब काउंट कर रहे हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इतना। तो फिर ये फॉर्मूला था अपने पास, y बराबर y0 uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। ay तो ऑलवेज -g, यदि पॉजिटिव एक्सिस ऊपर मानते हैं तो इससे हम लोग को टाइम निकलेगा, y की जगह 0, y0 की जगह h, uy निकला अभी अभी। अच्छा, uy का साइन निगेटिव ना नीचे के डायरेक्शन में है ना, यहां पर माइनस रखना, -√2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h ना।
इंटू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टी फाइंड कर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, ये प्लस है ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, प्लस है, ठीक है। यानी ये आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर प्लस रूट टू जी एच माइनस स्मॉल एच इंटू टी माइनस एच बराबर 0। तो यहां से टी का वैल्यू निकलेगा माइनस बी। अब प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन माइनस नहीं लेना है आप यहां, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होना है, टाइम तो पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो प्लस में कौन साइन यहां यूज करोगे, प्लस वाला। वैसे तो होने के लिए दोनों होता है प्लस माइनस, लेकिन प्लस साइन तब ना टाइम पॉजिटिव आएगा। ये भी माइनस तो फिर टाइम निगेटिव। फिर बी स्क्वायर यानी 2gh माइनस एच माइनस 4ac ना, तो माइनस माइनस प्लस 4g इंटू g/2 इंटू एच, जो भी हो। क्या हुआ, गलत है। क्या हुआ, सर बात 4 होगा ना, 4 इंटू 4ac होता है ना, हाँ तो 1/4 होगा। तो 4a की जगह इतना, c की जगह इतना, ठीक तो है। a हाफ g है ना, बाई 2a, बाई 2 इंटू हाफ जी। क्या हुआ, ठीक है, उतारो पहले इतना। तो ये फिगर बना लिए ना, कुछ कटेगा यहाँ, 2gh यहाँ कटेगा ना, ये माइनस रूट 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड ये प्लस रूट 2g कैपिटल H बाई g, ठीक है। रूट g, एक g कॉमन करोगे तो ये रूट g नीचे बचेगा, यानी रूट कुछ कॉमन आ रहा है ना यहाँ भी, क्या, नहीं कॉमन आ रहा है, इतने ही पर छोड़ना होगा। देखते हैं आंसर किस रूप में, अभी आंसर नहीं होगा लेकिन इस फॉर्म में है कि नहीं। कौन नंबर बना रहे हैं, 19 ना, ठीक है। रूट जी हटा लो इसमें से, रूट जी इसमें से कौन, इसको काट लो, तो ये माइनस रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस रूट h 2h, रूट 2 भी बाहर कर सकते हो, चलो इतने ही रहने दीजिए, बाई रूट जी रहने दीजिए। ये टाइम निकला, बैग को अर्थ तक आने वाला टाइम निकला। अच्छा, तो ये वेलोसिटी फाइंड करना है बैग का, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो मैन का, सॉरी किसका, मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये। तो एक बात तो जानते हो ना, इस रास्ता में कहीं भी रहेगा तो इस दिशा वाला वेलोसिटी मैन का भी नॉटे होगा, इवन इफ अर्थ पर जब आएगा भी उस समय भी इस दिशा का वेलोसिटी भी नॉट। क्यों, मैन का उस रास्ता में y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा, लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी भी नॉटे रहेगा। क्यों, उस दिशा में कोई एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है उस दिशा में, एक्सेलरेशन तो y दिशा में ना है माइनस जी, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ना, है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट। मेन रीजन क्या है सर, फोर्स की, फोर्स ना, वही ना, फोर्स नहीं लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्लियरली ये जो x बराबर लिखोगे ना वेलोसिटी इनटू टाइम,
ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसलिए v नॉट बराबर x बाई टी। v नॉट बराबर मैन का रिक्वायर्ड स्पीड निकला। किसका? मैन का। अब चलें बैग का स्पीड निकालने। इधर लिखो, ये रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ मैन है ये। मिटावे तो ये मैन तो इधर भी नॉट से चला, लेकिन बैग जो था वो तो इधर चला था भी से ना। आपके इस मैन प्लस बैग सिस्टम पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है दोनों पर, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ना है। मैन ने जो बैग पर फोर्स लगाया, बैग जो मैन पर लगाया, वो तो इंटरनल फोर्स है ना सिस्टम का, नहीं तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नली आपके सिस्टम पर कोई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये सिस्टम है मैन प्लस बैग सिस्टम। एंड इस सिस्टम पर Fx क्या है? 0 है। Fy 0 नहीं है, Fx 0 है। इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है। समझ रहे हैं बात? इंटरनल फोर्स को नहीं लेना है हमको, इसलिए Px कांस्टेंट, Pix बराबर Pfx। तो इनिशियली तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम न बैग में था ना मैन में था, वो तो नीचे ना आ रहा था। ये सब बैग फेंकने से पहले सब कुछ किधर जा रहा था? नीचे, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम नहीं ना था इनिशियली ना। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम 0। अब फाइनल मोमेंटम में क्या करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखो, वेक्टर का पहले ही से आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हो तो इसका मोमेंटम प्लस में लिखना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसका मोमेंटम को माइनस में लिखना। दैट इज ये माइनस एम भी ट्वेंटी नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक बॉल है जिसका मास गिवन है 50 ग्राम, वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है एक प्लेन सरफेस को 45 डिग्री पर। ये एक प्लेन सरफेस है, इससे एक बॉल कोलाइड कर रहा है 45 डिग्री पर, प्लेन सरफेस से 45 डिग्री पर। तो उसका मास भी गिवन है और फिर वो बॉल रिफ्लेक्ट करता है उतने ही एंगल पर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा। हाँ, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ गैलेंस। क्या? एंगल ऑफ गैलेंस। चलो, तो उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, उतने ही स्पीड से भी, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ सेम स्पीड। तो फाइंड करना है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, पहला में। दूसरा में द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल। दोनों क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी पहले मोमेंटम का चेंज कर लो
उसका मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट में है। और दूसरा में कह रहा है फाइंड चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यानी पीएफ का मैग्नीट्यूड माइनस पीआई का मैग्नीट्यूड का चेंज फाइंड करने, पी में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेक्टर की बात है, एक से ज़्यादा वेक्टर है तो उसमें आप एक्स वाई एक्सिस का सिलेक्शन करना। ये इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है ना, और ये फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन। इसको आगे ट्रांसलेट किया, ओरिजिन पर लाया इसको ट्रांसलेट करके। ठीक है, ये वेक्टर को हम लोग क्या किए, ओरिजिन पर ट्रांसलेट किया। तो मैग्नीट्यूड तो पीआई का और पीएफ का मैग्नीट्यूड तो सेम ना, क्योंकि स्पीड सेम है ना। स्पीड क्या है, सेम है, तो दोनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड तो सेम। लेकिन पीआई कोई वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको पी नॉट मान लो, तो इसको लिखेंगे पी नॉट कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस पी नॉट साइन 45 डिग्री इंटू माइनस जे कैप। ये 45 है तो ये भी 45 है ना, ये भी कितना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, फिर पी एफ, तो ये भी तो 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ, तो पी एफ भी हो जाएगा पी नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस पी नॉट साइन 45 प्लस जे कैप ना। इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव। ये सेम है, समझे क्यों सेम लिया इसको, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है, इसलिए दोनों मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और वो कितना, तो m इंटू वी नॉट। वी नॉट का वैल्यू गिवन है, मास का वैल्यू गिवन है, तो करो पी एफ माइनस पी आई करोगे, तो पी एफ माइनस पी आई इतना माइनस इतना करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको हाँ 2p नॉट साइन 45 इंटू क्या माइनस जे कैप। नहीं, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो वो हट जाएगा, इतना आंसर आया पहला का। माइनस जे कैप प्लस जे कैप आएगा, पी एफ माइनस हाँ प्लस जे कैप। तो ए में आपको मॉड पी एफ माइनस पी आई, तो ये 2p नॉट साइन 45, और बी में कितना, बी में क्या मॉड पी एफ माइनस मॉड पी आई, जो कितना 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बनेगी तो हो गया। 23 नंबर भी मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना। वो क्या है क्वेश्चन, टू फैट एस्ट्रोनट मोटा सा एस्ट्रोनट स्पेस में गया, उसका टोटल मास था 120 kg ईच का, दोनों का 120 kg मास था। स्पेस में गया, उस समय उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड था। ठीक है, और जिस वहाँ पर उसके आसपास कुछ नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है उसके आसपास, मतलब उस स्पेसशिप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो अब क्या किया, वो अपना मास को रिड्यूस कर लिया 90 kg तक। द टोटल मास ऑफ ए स्पेसशिप इट इंक्लूड एस्ट्रोनट 660 kg था टोटल मास। पहले टोटल मास उस आदमी, वो जो एस्ट्रोनट था वो, प्लस वो जो शिप है
मैंने रॉकेट जो है वो सब टोटल मास उतना, अब उसको वो रिड्यूस करके 90 kg कर दिया है, रिड्यूस देयर मास टू 90 kg। ठीक है, होगा, मान लो बैलून वलून हवा हवा भरा सब निकाल दिया, हवा हवा बैलून जो भी हो, जिस किसी भी तरह से वो एक्सरसाइज किया उसका मास रिड्यूस हो गया 90 kg। एस्ट्रोनॉट इतना, इफ द एस्ट्रोनॉट डू स्लिमिंग एक्सरसाइज एंड देयर बाय रिड्यूसेस देयर मास टू 660 kg से 90 kg, अब टोटल मास हो गया उसका 180 ना हुआ सर, कितना? एक का 90 है, दो का 180। हाँ, दो का 180, और वहाँ 660 है टोटल। स्पेसशिप का तो घटा लेना उसमें, पता चल गया, फाइनल टोटल भी मास पता चल जाएगा ना, इनिशियल टोटल मास दिया हुआ है तो बोल रहा है तो क्या वेलोसिटी, अब क्या वेलोसिटी होगा स्पेसशिप का। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया तो मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, उससे निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। चलो अब कुछ क्वेश्चन है कोलिजन से रिलेटेड। अब कोलिजन का कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना, कोलिजन से रिलेटेड कुछ कहला कि बिना कोलिजन पढ़े हुए हम लोग अभी 26 नंबर बना सकते हैं, 27, 28, 29 ये सब बनेगा बिना कोलिजन पढ़े हुए। ये 26 एक रेल रोड कार ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस रेल व्हेन ए मैन ऑफ मास स्मॉल m starts moving on the car towards the engine if the car recoil with a speed v backward on the rail, with what velocity is the man approaching the engine? देखो एक कार था, इधर इंजन है कहीं, इस पर एक आदमी, ये इसका मास दोनों का गिवन होगा, कैपिटल M, रेल रोड कार का मास कैपिटल M, आदमी का मास स्मॉल m, ठीक है। इफ द कार रिक्वायल विथ स्पीड भी बैकवर्ड ऑन द रेल, हाँ, तो ये इस पर इंजन की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इंजन की तरफ, तो ये इसमें एक रिक्वायल स्पीड आएगा, नहीं, इसमें एक रिक्वायल स्पीड आएगा, भी वो दिया हुआ है, कार का रिक्वायल स्पीड दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ये आदमी उस इंजन की तरफ किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये अप्रोचिंग स्पीड। अब किसके रिस्पेक्ट में, ये नहीं बोल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि उस कार के रिस्पेक्ट में उसका क्या स्पीड है। देखो एक कंसेप्ट समझो, अब यहाँ पर क्या जरूरत है, इसका मान लीजिए कि ये कार के रिस्पेक्ट में ये u स्पीड से इंजन की तरफ जा रहा है, लेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज u, ठीक है, इसका रिक्वायल स्पीड दिया हुआ है भी, तो ये तो निश्चित रूप से ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, रिक्वायल स्पीड जो होता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, एंड रिक्वायल स्पीड, ये विथ रिस्पेक्ट टू की जो बात हो रहा है ना यहाँ पर, इसमें एक बात है कंफ्यूजन वाला बात, उसको हम क्लियर करते हैं अभी। रिक्वायल स्पीड ऑफ कार, ये जो है भी, ये ऑलवेज आप लेना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इस मैन और कार सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है, तो सिंस देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन कार प्लस मैन सिस्टम, इसलिए x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां वेलोसिटी u है कार के रिस्पेक्ट में, या कार का जो v है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, v तो गिवन है, u गिवन है, u फाइंड करने बोला है आपको, u फाइंड करना है, मैन का क्या अप्रोचिंग स्पीड है, यानी मैन किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, u
वो फाइंड करना है आपको, u फाइंड करना है। कार का लेकिन दिया हुआ है, हमारे पास एक गो यही कंसेप्ट अवेलेबल है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है ना, ये जो वैलिड है वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ कोई भी एंगुलर मोमेंटम बाद में देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम तो इनर्शियल लेते ही हो आप, अब ऐसा क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में वैलिड? यानी इसमें जो वेलोसिटी सब यूज करोगे आप, वो किसके रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। भले ही आप माना कार के रिस्पेक्ट में मैन का, लेकिन जब मैन का मोमेंटम जिस समय लिखना होगा उसमें इस यू को कन्वर्ट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन कहां से आया है? डायनामिक्स से आया है। पी सिस्टम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट एक्सटर्नल, यहीं से ना ये आया है कि यदि इसको जीरो कर दिया आप, एफ एक्सटर्नल को जीरो किया, तब ना पी कांस्टेंट आया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से ही तो बनता है, और ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ना। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना जी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड इन किस रेफरेंस फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। ये भी वहीं से आ रहा है, तो इसको भी इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होना चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इसलिए ये बात भी जो है ये वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो ये चीज ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन सब अच्छा अभी तो नहीं, रोटेशनल डायनामिक्स में इसका खूब यूज है इस बात का। खाली मोमेंटम कंजर्वेशन करवा रहे हैं, उसमें ये बात का ख्याल नहीं रखोगे कि जो आप वेलोसिटी यूज करना किसी भी बॉडी का मोमेंटम लिखने में, वो होना चाहिए ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट वाला। हो गया? तो आप इनिशियल मोमेंटम लिखने चलोगे तो इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट में था, मैन और कार सब कुछ रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम 0। अब फाइनल मोमेंटम लिखने जाइएगा तो चलिए, कार का फाइनल मोमेंटम माइनस एम भी, कार का माइनस एम भी लेफ्ट साइड है, प्लस मैन का फाइनल मोमेंटम कितना? एम यू नहीं लेंगे, यू कार के रिस्पेक्ट में है, कार नॉन इनर्शियल फ्रेम है, समझे? कार यहां पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी यूज करना है। नहीं, वो निकालते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन का कार के रिस्पेक्ट में यू और कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे तो यू आई प्लस भी इंटू माइनस आई, यानी यू माइनस भी इंटू आई, ये यूज करना था आपको यहां पर, समझे? तो यहां पर ये एक काम करो ना, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बात करो, यहां भी आई कैप लगा लो, भी का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो माइनस आई कैप, और यहां पर आया यू माइनस भी इंटू आई कैप, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कीजिए। तो इसलिए माइनस एम भी आई कैप पी आई एक्स बराबर पी एफ एक्स,
प्लस स्मॉल एम यू माइनस भी इंटू आई कैप बराबर 0। तो ये माइनस कैपिटल एम भी प्लस एम यू माइनस एम भी बराबर 0, यानी एम यू बराबर एम प्लस कैपिटल एम इंटू भी, इसलिए यू बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू बी। बाई एम ना, हाँ ठीक है, समझा। थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी वेलोसिटी यूज कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन करवाने के समय बॉडी और पार्टिकल का, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। डायरेक्ट यू डाल देते तो गलती था आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें गन इज माउंटेड ऑन ए रेल रोड कार, द मास ऑफ द कार इज द गन, द सेल एंड द ऑपरेटर इज 50 m, where m is the mass of bullet. If the velocity of the cell with respect to gun in its state before firing is 2 meter per second, 200 meter per second. So what is the recoil speed of the car after the second shot? सुनो, फिर एक कार है, इसमें गन भी लगा हुआ है, गन बैरल, और इसमें टोटल मास 50 m है, जहां पर m एक बुलेट का मास है, मास ऑफ वन बुलेट। अच्छा, तो पहला शॉट, पहला बुलेट निकला, उस समय कुछ रिक्वायल स्पीड आया होगा। अब दूसरा बुलेट छूटा, तब का रिक्वायल स्पीड क्या होगा? तो सबसे पहले आपको फर्स्ट बुलेट छूटने के बाद क्या रिक्वायल स्पीड है वो निकालना होगा पहले। अभी सब कुछ रेस्ट में है। हाँ। इसमें बुलेट है रखा हुआ, तोप अपने एक बार भर देते हैं, धीरे धीरे बुलेट छूटते रहता है। हाँ, गन, कौन गन? मशीन गन। एक बुलेट निकला तो क्या रिक्वायल स्पीड होगा वो निकालना है हम लोग को। ऐसे फाइनल आंसर करना है सेकेंड बुलेट के बाद क्या स्पीड अचीव किया। देखो, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू की भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो बुलेट जो छूटेगा वो सब तो इंटरनल फोर्स के चलते, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पर एक्ट कर रहा हो लेकिन उसको नेग्लेक्ट मानते हैं इस सब केस में। Fx 0 ही मानना, तो Px कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। Pix बराबर Pfx, यही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। तो एक बुलेट जब छूटा, इसका स्पीड मान लो v0 और ये है कितना 200 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ द स्टेट ऑफ कार बिफोर इजेक्टिंग द बुलेट। बुलेट के इजेक्ट होने से पहले कार का स्टेट रेस्ट था, बुलेट निकलने से पहले कार रेस्ट में था, तो ग्राउंड समझा जाए उस स्टेट को। यानी ये जो 200 मीटर पर ऑलरेडी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। नहीं समझे बात?
क्या क्लियरली लिखा है कि ये 200 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिफोर फायरिंग। फायर होने से पहले तो रेस्ट में था ना, मतलब ग्राउंड स्टेट था वो, यानी ग्राउंडे के रिस्पेक्ट में है वो बुलेट का ये स्पीड ना। ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या समझोगे इसको, ग्राउंड। ये फर्स्ट शॉट में है ये, सेकेंड शॉट में इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं समझेंगे, क्योंकि सेकेंड शॉट से पहले ये भी मूव कर रहा होगा, समझे। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो और इसका स्पीड मान लो u है, तो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन pix बराबर pfx, तो pix है 0 इनिशियल, pfx में -49m इंटू यू, एक बुलेट निकल गया तो इसका मास हो गया कितना 49m ना, इंटू यू, एंड प्लस उसका हो जाएगा स्मॉल m इंटू कितना v0 डायरेक्ट। इसमें फिर भी ये वो वाला काम मत करने जाना जो पिछला क्वेश्चन में किए हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑलरेडी किसके रिस्पेक्ट वाला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला। तो ये हो जाएगा कितना, u का वैल्यू कितना v0 बाई 49, v0 बाई 49, ठीक ना। हाँ, यानी 200 बाई 49। अब सेकेंड शॉट में क्या होगा, सेकेंड शॉट से पहले अब ये इनिशियल स्टेट हुआ कि इसका मास 49m है और ये इधर u स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ये बैरल है, ये इनिशियल। अब फिर क्या होगा, अब इसका स्पीड u डैश हो गया और यहाँ पर एक बुलेट भी अभी छूटा फिर से, है ना, एक बुलेट। अब इसका मास कितना हो गया 48m, लेकिन ये वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट, छूटने से पहले का स्टेट के रिस्पेक्ट में। सेकेंड शॉट, अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। हर बुलेट का वेलोसिटी v0 ही है, v0 मानेंगे, वही तो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लियर नहीं किया है कि पूरा हर बुलेट। यहाँ पर दो संभावना हम लोग के बनाने में होगा कि ये v0 इस समय जो छूटा उससे जस्ट पहले के वाले स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो इससे छूटने से जस्ट पहले वाला स्टेट कौन था, ये स्टेट है ना, कि ये है ये रुका हुआ वाला, फिर वही पुनः ये पहला स्टेट तो नहीं ना मानेंगे, उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस बुलेट को छूटने से पहले ये स्टेट था ना, सेकेंड शॉट से होने से पहले, तो इसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी है, हमको निकालना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पर ना इस केस में इतना तो पहले उतार लो, ये केस उतार लो पहले, ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन फर्स्ट बुलेट विल इजेक्ट, व्हेन फर्स्ट बुलेट विल इजेक्ट।